वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको ENG 301 की फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करवाई जा रही है, जिसके अंदर आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं। ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जिनसे क्वेश्चंस आते हैं फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स के अंदर, MCQs वगैरह आते हैं फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स के अंदर। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। तो सबसे पहले है क्लेम एंड एडजस्टमेंट रिक्वेस्ट। सो आइडियली तौर पे अगर हम देखें तो क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी मिस्टेक नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, डिफेक्ट नहीं है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन रियलिटी यही है कि बेहतर से बेहतर जो ऑर्गेनाइजेशन भी होती है, जो बेस्ट मैनेज ऑर्गेनाइजेशन भी होती है, वहाँ पर भी डिससेटिस्फेक्शन होती है। आइडियली तौर पे तो हम सोचते हैं कि कुछ भी नहीं होगा, लेकिन बेस्ट मैनेज ऑर्गेनाइजेशन में भी कुछ ना कुछ ज़ाहिर बातें ऐसी चीज़ें हो ही जाती हैं। और रिसेंट ईयर्स में ये भी देखा गया है कि बायर्स और जो सेलर्स हैं वो ज़्यादा अवेयर हुए हैं उन प्रॉब्लम्स से जो कि बिज़नेस एरर की वजह से होती है। सो जब कभी भी कोई प्रोडक्ट या सर्विस पूरा ना करे कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को, सो कस्टमर्स जो है वो ज़ाहिर बात है डिसअपॉइंट भी होंगे और वो यूजुअली तौर पे एक फ़ाइल भी करेंगे, कंप्लेन भी करेंगे वो। और कंप्लेन जो है उनकी, उसको कंप्लेन लेटर नहीं कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि कंप्लेन का जो वर्ड है वो वैसे ही ज़ाहिर बात है नेगेटिव है। उससे इरिटेशन होती है, अनप्लेजेंटनेस होती है, नेगेटिविज्म भी होती है और इवन के एंगर भी होता है। तो इसी वजह से कंप्लेन का वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए नेगेटिव होने की वजह से। और उससे फिर क्या होगा कि बैड एटीट्यूड भी होगा कस्टमर की तरफ। सो ऐसे लेटर को जो है वो क्लेम लेटर कहना चाहिए। सो जो कंप्लेन के बारे में लेटर होते हैं इनको क्लेम लेटर कहना चाहिए। और अब हम बात करते हैं कि कलेक्शन लेटर्स की। सो कलेक्शन लेटर की जब हम बात कर रहे हैं तो नो मैटर के कितना केयरफुली तौर पे कंपनी जो है चूज़ करती है उसके क्रेडिट कस्टमर्स को, जिनको उधार पे दिया जा रहा है, ज़ाहिर बात है सामान दिया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी केयरफुली तौर पर चूज़ करने के बावजूद भी जब बिल जाता है तो वो अनपेड होता है और फिर जो है वो स्टेप लिए जाते हैं कि कलेक्ट किया जाएगा। सो प्रॉब्लम तब आती है, द प्रॉब्लम व्हेन राइटिंग, जब लिख रहे हो कलेक्शन लेटर, वो ये होती है कि कैसे हासिल की जाए पेमेंट भी और साथ में कस्टमर को भी रिटेन रखा जाए। यानी कि एक तरफ जो कस्टमर पे नहीं कर रहे उनसे पेमेंट भी हासिल की जाए और ज़ाहिर बात है इस तरह से कम्युनिकेट किया जाए कि वो कस्टमर भी बरकरार रहें। सो ये एक बहुत बड़ा ज़ाहिर बात है एक चैलेंज होता है कि एक तरफ उनसे पेमेंट भी लेना है और साथ में उनको कस्टमर के तौर पर भी रखना है, रिटेन रखना है उनको। सो राइटर जो होता है कलेक्शन लेटर का, वो वांट टू गेट द मनी ऑर्ड एंड मेंटेन गुडविल। सो वो पैसा भी हासिल करना चाहता है ज़ाहिर बात है, और वो ये भी चाहेगा कि गुडविल भी रखे, ऐसा ना हो कि कस्टमर के साथ जो है वो मामला ख़राब हो जाए। सो कलेक्शन लेटर्स की जो है वो सीरीज़ होती है। सो कलेक्शन लेटर यूजुअली तौर पे सीरीज़ के अंदर भेजे जाते हैं, पूरी की पूरी एक सीरीज़ होती है, एक के बाद एक दूसरा भेजा जाता है। सबसे पहला अगर जो भेजा जाएगा वो माइल्डेस्ट भी होगा, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा और ग्रेजुअली तौर पे ज़्यादा इंसिस्टेंट होगा, यानी कि बिल्कुल ही माइल्ड सा होगा वो, उसमें कोई सख्ती नहीं होगी बल्कि उनके आराम से बात की जाएगी, जो पहला होगा। सो जो फाइनल होगा वो ज़ाहिर बात है जब तमाम एफर्ट्स फेल हो जाती हैं, जब आखिर में जो लेटर भेजा जाएगा वो एक तरह से थ्रेटन किस्म का होगा, यानी कि एक तरह से कुछ धमकी जिसे हम कह लें, या एक तरह से थोड़ा उनको थ्रेट दिया जाएगा कि लॉयर की तरफ जो है मामला जा सकते हैं, या फिर कलेक्शन एजेंसी को हायर किया जा सकता है जो कलेक्ट करेगी किसी भी तरीके से, या फिर कोर्ट में ले जाया जाएगा मामला। तो फिर आखिरी जो लेटर होगा सबसे आखिरी में, ये तब होगा जो बिल्कुल आखिर में, जब ज़ाहिर बात है हर तरह से कस्टमर से डील कर लिया जाएगा आराम से और सीरीज़ पूरी की पूरी भेज दी जाएगी, तो आखिरी जो लेटर होगा फिर जा ज़रा सख्ती से जो है वो उनको बात की जाएगी उनसे कि मामला जो है लॉयर तक के ज़रिए हल होगा, या फिर कलेक्शन एजेंसी या फिर कोर्ट तक भी मामला जो है वो ले जाया जा सकता है, या फिर जो भी ज़राए होंगे ज़ाहिर बात है उनके ज़रिए। यानी कि एक अब मामला जो है वो नरमी का नहीं रहा। और जो टोन है ज़ाहिर बात है इन तमाम लेटर्स की जो सीरीज़ है वो वेरी करती है बिल्कुल, यानी कि एक हर लेटर की टोन एक जैसी नहीं होगी, नरम से शुरू होते होते सख्त होती जाएगी, वो पॉजिटिव से शुरुआत होगी और माइल्ड से, और फिर वो नेगेटिव और स्ट्रॉन्ग से, डिपेंडिंग करता है कि पास पेमेंट रिकॉर्ड भी कैसे हैं। अगर पहले कभी अच्छा कस्टमर का रिकॉर्ड रहा है और एक बार पे देने में मसला कर रहा है तो तब भी ज़ाहिर बात है
हल्का हाथ रखा जाएगा, इतना नहीं, कस्टमर को तंग नहीं किया जाएगा फिर ऐसी सिचुएशन में। लेकिन अगर कस्टमर का रिकॉर्ड भी ख़राब है तो ज़ाहिर बात है फिर तो ज़्यादा सख्ती करना पड़ेगी। सो जो इंटरवल्स होते हैं लेटर के दरमियान वो भी जो है वो वेरी कर सकता है, 10 डेज से मंथ तक भी हो सकता है एट स्टार्ट, और फिर 1 से 2 वीक्स तक भी हो सकता है। अब है सेल्स लेटर। सो सेल्स लेटर की अगर बात की जाए तो कुछ हद तक तो तमाम लेटर जो है वो सेल्स लेटर ही हैं। आप क्या कर रहे हैं, एक तरह से सेल कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की इमेज और गुडविल। ये लेटर जो है वो एक इजी और इफ़ेक्टिव तरीका होता है सिक्योर करने का बिजनेस, एंड नो अदर टाइप ऑफ लेटर इन्फ्लुएंसेस। कोई दूसरे तरह का लेटर जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं करता है बहुत से लोगों को, एंड बिरिंग एज बिग एज रिटर्न इन टर्म्स ऑफ मनी एज दिस लेटर। और ना ज़ाहिरी बात है इतना पैसा आता है और किसी भी तरह के लेटर्स के ज़रिए जितना इससे आता है। सो सॉलिसिटेड सेल्स लेटर होते हैं। सॉलिसिटेड सेल्स लेटर जो है वो ऐसे लेटर होते हैं जो कि आप लिखते हैं रिस्पांस के अंदर, एक इंक्वायरी के रिस्पांस में लिखते हैं, और इन लेटर के साथ ऑर्गेनाइजेशन का एक सेंट्रल गोल होता है, और रिस्पॉन्सेस हासिल करने के लिए क्विकली तौर पे किसी की रिक्वेस्ट के लिए इन्फॉर्मेशन की यूज़ किया जाता है डायरेक्ट प्लान जो है सॉलिसिटेड लेटर के लिए। अब है पर्पस ऑफ मेमो। मेमो का जो है पर्पस क्या है, जब आप विश करते हैं कि राइट करें किसी को अपनी कंपनी के अंदर, आप जो है वो भेजते हैं मेमोरेंडम अपनी कंपनी के अंदर जब कम्युनिकेट कर रहे हैं। सो मेमो यूज़ किए जाते हैं कम्युनिकेट करने के लिए दूसरे एम्प्लॉयज़ के साथ, मे बी लोकेटेड, वो लोकेटेड भी हो सकते हैं, चाहे वो सेम ऑफिस के अंदर हैं, सेम बिल्डिंग के अंदर हैं, या फिर वो ब्रांच ऑफिस के अंदर है जो कि काफ़ी दूर है। सो अपनी ख़ुद की कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के ही एम्प्लॉयज़ के साथ कम्युनिकेट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है मेमो को। और सर्कुलर लेटर्स की अगर हम बात करें तो ये यूज़ किए जाते हैं सेंड करने के लिए इन्फॉर्मेशन टू अ नंबर ऑफ़ पीपल, कई सारे लोगों को भेजने के लिए, और एक्सटेंसिवली यूज़ होते हैं ये सेल्स कैंपेन के अंदर और अनाउंस करने के लिए इंपॉर्टेंट जो है डेवलपमेंट जो है बिज़नेस के अंदर, जैसे कि एक्सटेंशन, रीऑर्गेनाइजेशन या फिर चेंज ऑफ एड्रेस वगैरह। नाउ दी प्रिपेयरिंग मिनट्स ऑफ मीटिंग। सो एक टिपिकल बिजनेस के अंदर बहुत सी कमिटीज़ और टास्क फोर्स जो है वो ऑपरेट करती हैं एक कंपनी में, और जो पर्पस होता है कमेटी का वो डिस्कस करना होता है बहुत सी प्रॉब्लम और रिकमेंडेशन करना मैनेजमेंट के लिए। और एक स्टैंडिंग कमेटी वो होती है जो कि ऑपरेट करती है परमानेंटली ईयर आफ्टर ईयर, ऑल दो के इसके मेंबर जो है वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन एक टास्क फोर्स जो है वो ग्रुप होता है लोगों का जो कि अपॉइंट किया जाता है कि वो सॉल्व करेंगे स्पेसिफिक प्रॉब्लम को। और जब वो करते हैं रिकमेंडेशन टास्क के ऊपर जो कि असाइन किया जाता है उनको, सो टास्क फोर्स को डिसबैंड कर दिया जाता है। सो हर डिपार्टमेंट जो होता है उसकी कई सारी जो है वो कमेटी होती है जो कि मीट करती है, मिलती है पीरियडिकली, यूजुअली तौर पे वंस अ वीक या फिर एवरी 2 वीक या फिर मंथली तौर पे भी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप वर्क कर रहे हैं एक सेल्स डिपार्टमेंट में, सो कमेटी हो सकती है, कमिटीज़ होती हैं एडवर्टाइजिंग के ऊपर, या फिर जो सेल्स कॉन्फ्रेंसेस के अलावा कमीशन है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो गई, पब्लिक रिलेशन एंड सो ऑन। सो द चेयरमैन रोल, अब जो चेयरमैन रोल है वो क्या है, कोऑर्डिनेट करना वर्क जो है कमेटी का, लीडर, गाइड, एम्पायर। और जो स्टैंडिंग कमेटी होती है ये वो होती है जिसकी इनडेफिनेट टर्म होती है ऑफिस की। अब है नैरेटिव मिनट्स। कभी कभी इससे मुराद जो है वो, कभी कभी इसको कहा जाता है मिनट ऑफ नरेशन। सो नैरेटिव मिनट जो है वो बताता है मोर ऑफ द स्टोरी के क्या हुआ और किसने क्या कहा मीटिंग में, और जो मेन पॉइंट है बैकग्राउंड के और जो डिस्कशन जिससे जो है वो डिसीजन होता है वो रिकॉर्ड होता है। और कोई भी शख्स जो कि रीड कर रहा है मिनट्स को वो हासिल करेगा फुलर पिक्चर जो है कमेटी का जो वर्क है और उसका जो व्यू है उसकी। नाउ द फॉर्मल और इनफॉर्मल। सो फॉर्मल रिपोर्ट्स की अगर हम बात करें सो ये केयरफुली तौर पे स्ट्रक्चर्ड होती है, ये स्ट्रेस करती है ऑब्जेक्टिविटी और ऑर्गेनाइजेशन, और इसके अंदर ज़ाहिर बात है डिटेल भी ज़्यादा होती है, और इसको लिखा जाता है स्टाइल के अंदर जो कि एलिमिनेट करता है ऐसे एलिमेंट जैसे कि पर्सनल प्रोनाउंस। और इनफॉर्मल की अगर हम बात करें ये यूजुअली तौर पे शॉर्ट मैसेज होते हैं नेचुरल कैजुअल यूज़ ऑफ लैंग्वेज के साथ, और इंटरनल मेमोरेंडम को जो है वो
जनरली तौर पर डिस्क्राइब कर किया जा सकता है एज एन इनफॉर्मल रिपोर्ट। सो जो स्टाइल है रिपोर्ट का वो डिपेंड करता है ऑडियंस के ऊपर, और एक इनफॉर्मल रिपोर्ट जो है उसका मतलब यही होता है कि रीड करें सिर्फ क्लोज एसोसिएट एंड मे बी वर्डिट हो सकती है पर्सनली, और इस तरह की रिपोर्ट्स के अंदर पर्सनल प्रोनाउन आई और वी जो एक्सेप्टेबल है, और एक फॉर्मल रिपोर्ट जो है दूसरी तरफ वो जो है लाजमी तौर पे इम्पर्सनल हो और एक्सप्रेस किया जाए इंटायरली जो है थर्ड पर्सन के अंदर। सो लेटर रिपोर्ट्स की हम बात करें, सो कॉमन फॉर रिपोर्ट के लिए कॉमन है कि वो हो 5 या फिर फ्यूअर पेजेस, 5 या फिर कम पेजेस की, जो दोस्त आर डायरेक्टेड टू आउटसाइडर को, यानी कि और ये जो रिपोर्ट होती है इसमें शामिल है नॉर्मल पार्ट्स जो एक लेटर के, लेकिन साथ में जो है इसके अलावा हेडिंग्स हैं, फुट नोट्स हैं, टेबल्स हैं और फिगर्स वगैरह भी। सो मेमो रिपोर्ट की हम बात करें तो कॉमन है ये शॉर्ट इनफॉर्मल रिपोर्ट के लिए, जो कि डिस्ट्रीब्यूट होती है ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि पीछे भी आपको बताया गया कि ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेट करने के लिए होती है। सो मेमोज की जो है वो हेडिंग होती है एट द टॉप के ऊपर, इसमें टू है, फ्रॉम है, डेट है और सब्जेक्ट है। और इन एडिशन जैसे कि लॉन्गर रिपोर्ट की तरह इनमें अक्सर जो है वो इंटरनल हेडिंग्स भी होती है, और कभी कभी जो है वो विजुअल्स भी होते हैं, कुछ विजुअली तौर पे दिखाया जाता है। सो प्रोग्रेस रिपोर्ट्स की अगर हम बात करें, ये शो करती है प्रोग्रेस को, इसी वजह से जारी बात है इसको प्रोग्रेस रिपोर्ट भी कहा जा रहा है। शो करती है प्रोग्रेस और एकम्प्लिशमेंट, जो कुछ एकम्प्लिश किया जा चुका है, और इसके अलावा जो एक्टिविटी वगैरह है वक्त के साथ या फिर गिवन स्टेज के ऊपर एक मेजर असाइनमेंट के। और ऑर्गेनाइजेशनल प्लान यूजुअली तौर पे इंडक्टिव है, जिसके अंदर शामिल हैं टॉपिक्स जो कि सिमिलर हैं उसके। इसके अलावा पीरियोडिक रिपोर्ट्स हैं, ये जो रूटीन रिपोर्ट्स हैं प्रिपेयर की जाती है रेगुलर टाइम के ऊपर, इंटरवल डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली या फिर एनुअली भी। और कवर की हम बात करें, सो यूज़ किया जाता है कवर सिर्फ जो लॉन्ग रिपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता है, एक स्टडी प्लान लाइट कार्डबोर्ड जो है गुड पेज फास्टनर के साथ, और कवर के साथ जो है क्या होता है कि ओपन पेज जो है वो रहना चाहिए फ्लैट, और सेंटर करना रिपोर्ट टाइटल और जो आपका नाम है 3 to 4 इंचेस अपर एज से। नाउ दी बिब्लियोग्राफी, अब बिब्लियोग्राफी जो है वो एक लिस्ट होती है सोर्स मटेरियल्स की, जो सोर्स है, जो भी मटेरियल लिखा गया है उसकी क्या सोर्स है, कहाँ से हासिल किया गया एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर। और फॉर्मल रिपोर्ट के अंदर ये शो करता है कि कौन सी बुक्स और जो दूसरे लाइब्रेरी मटेरियल हैं वो कंसल्ट किए गए, किन से कंसल्टेंसी ली गई, कंसल्ट किया गया, देखा गया, यानी कि मटेरियल जो है वो कहाँ से जो है वो कंसल्ट किया गया, बुक्स से या फिर दूसरा जो लाइब्रेरी का मटेरियल होता है। और इसमें जो है वो शामिल है तमाम जो वर्क का मेंशन है फुट नोट्स में पार्ट के तौर पर रेफरेंस मैटर के, और ये फॉलो करता है अपेंडिक्स या फिर अपेंडिसिस। और जो मार्केट रिपोर्ट होती है वो डिस्क्राइब करती है कंडीशन जो है एक कमोडिटी की मार्केट के अंदर एक ख़ास डेट के ऊपर, कि इस डेट के ऊपर क्या कंडीशन है और एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए। सो नाउ दी प्रपोजल, सो सर्टेन एनालिटिकल रिपोर्ट्स जो होती हैं वो खिलाई जाती हैं प्रपोजल, जिसके अंदर शामिल है बिट्स के वो परफॉर्म किया जाए वर्क एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, और प्ली जो है फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए आउटसाइडर से। अब है द फंक्शनल रेज्यूमे। फंक्शनल रेज्यूमे एम्फेसाइज करता है एक लिस्ट ऑफ स्किल्स के ऊपर, अकम्पलिशमेंट आइडेंटिफाई करते हुए एम्प्लॉयर्स और एकेडमिक एक्सपीरियंस जो है सब ऑर्डिनेट सेक्शन के अंदर, और ये पैटर्न स्ट्रेस करता है इंडिविजुअल एरियाज जो है कॉम्पिटेंस के। सो ये यूज़फुल है लोगों के लिए जो कि इंटर हो रहे हैं जॉब मार्केट में, और वो चाहते हैं रीडायरेक्ट करना उनका कैरियर, या फिर उनकी जो है वो बहुत ही कम जो है वो कंटिन्यूस करियर रिलेटेड एक्सपीरियंस है। नाउ दी गेटिंग अटेंशन, सो अटेंशन हासिल करने के लिए क्या किया जाता है कि फॉलो किया जाता है आइडा अप्रोच को। जब लिखा जा रहा है आपकी जो एप्लीकेशन लेटर है, और इसमें आइडिया में क्या है, चार चीज़ें हैं, और ये एक इंतहाई इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है आइडा का जो अप्रोच है ये। अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर एंड एक्शन, ये कई सारे कोर्सेज़ के अंदर पढ़ाया जाता है, हो सकता है आपने पहले भी पढ़ा हो। सो आपके रेज्यूमे की तरह आपके जो एप्लीकेशन लेटर है ये भी एक तरह की फॉर्म है, एडवर्टाइजिंग की ही फॉर्म है।
सो आप जो है ऑर्गेनाइज़ करते हैं इसको जैसे कि एक सेल्स लेटर होता है इसी तरह ही। सो यूज़ करें आइडिया अप्रोच, फोकस करें अपनी ऑडियंस के ऊपर, एम्फेसाइज करें रीडर के बेनिफिट्स को कि उसको क्या फ़ायदा है। मेक श्योर करें कि आपका स्टाइल जो है वो प्रोजेक्ट करे कॉन्फिडेंस, एक कॉन्फिडेंस को बताए कि कॉन्फिडेंशियल है टू सेल, कि सेल किया जाए एक पोटेंशियल एम्प्लॉयर को मेरिट के ऊपर, और आपको जो लाजमी बिलीव रखना है उनके ऊपर, और एंड साउंड्स एज थो यू डू। नाउ द स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। सो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जो होता है जनरली यूज़ होता है स्क्रीनिंग स्टेज के अंदर। डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, सो स्क्रीनिंग स्टेज के अंदर स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू यूज़ होता है, और इसको कंट्रोल करता है इंटरव्यूअर के, ताकि वो गैदर करे, जमा करे फैक्ट्स को। और यहाँ पर एम्प्लॉयर जो है वो कंट्रोल करता है इंटरव्यू को, आस्क करते हुए, पूछते हुए सीरीज़ जो है प्रिपेयर्ड क्वेश्चन, यानी कि ऐसे क्वेश्चन जो पहले से ही प्रिपेयर्ड होते हैं और सेट ऑर्डर के अंदर, यानी कि इसके बाद ये, इसके बाद ये। नाउ द ओपन एंडेड इंटरव्यूज़। ये इंटरव्यू जो होते हैं ये लेस फॉर्मल होते हैं, फॉर्मल नहीं होते ज़्यादा, और अनस्ट्रक्चर्ड भी होते हैं। सो ओपन एंडेड जो इंटरव्यू होता है, रिक्रूटर जो है वो एनकरेज करता है कैंडिडेट को कि वो फ्रीली तौर पे स्पीक करे, और इंटरव्यूअर जो है वो रखता है ब्रॉड और ओपन क्वेश्चन, और एनकरेज वो करता है एप्लीकेंट को इस तरह के वो फ्रीली तौर पे टॉक करे, ना सिर्फ वो टॉक करे बल्कि वो फ्रीली तौर पे टॉक करे। और ये इसलिए भी बेहतर है ताकि इससे पता चलती है जो एप्लीकेंट की पर्सनैलिटी है, और इसको यूज़ किया जाता है टेस्ट करने के लिए प्रोफेशनल जजमेंट। सो नाउ द ग्रुप इंटरव्यूज़। इसके अंदर क्या होता है, रिक्रूटर जो है वो पूरा करते हैं कैंडिडेट की, कई सारे कैंडिडेट को साइमल्टेनियसली। सो ग्रुप इंटरव्यूज़ जो है वो हेल्प करते हैं रिक्रूटर को कि कैसे कैंडिडेट जो है इंटरेक्ट करते हैं, और ये जो है इस तरह के इंटरव्यूज़ जो वो यूज़फुल होते हैं जज करने के लिए इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को। नाउ द प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। सो 3 टाइप्स हैं प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्ट की, फ्रीक्वेंटली तौर पे एडमिनिस्टर करती हैं कंपनीज। ये हैं जॉब स्किल टेस्ट, फिजियोलॉजिकल टेस्ट और ड्रग टेस्ट। जॉब स्किल टेस्ट जो है ये मोस्ट कॉमन टाइप है और डिज़ाइन किया जाता है एक्सेस करने के लिए कॉम्पिटेंसी की, कॉम्पिटेंसी क्या है, या फिर स्पेसिफिक एबिलिटीज़ जो कि ज़रूरी होती है परफॉर्म करने के लिए एक जॉब को। और साइकोलॉजिकल टेस्ट यूजुअली तौर पे लेते हैं फॉर्म ऑफ क्वेश्चनेयर्स। नाउ द सक्सेसफुल ओरल प्रेजेंटेशन। सो आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर और वर्ल्ड ऑफ बिजनेस के अंदर आप जो है ऑरली तौर पे कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, बोल कर कम्युनिकेट करते हैं कस्टमर्स के साथ, कोलीग्स के साथ, सुपीरियर्स के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ, एम्प्लॉयर्स के साथ भी और दूसरों के साथ भी। लेकिन ये जो कम्युनिकेशन होती है इसके लिए आपको कुछ ख़ास प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सिंपली जो है वो क्या होती है कि फ़ेस टू फेस कन्वर्सेशन होती है, जिसके अंदर आप कन्वे करते हैं अपना मैसेज बहुत ईजिली भी और बगैर किसी हेजिटेशन के भी। सो जो एक्शन होता है कम्युनिकेशन का, जिसके अंदर एक स्पीकर जो है वो क्या कर रहा है, बहुत कुछ भेज रहा है, और नंबर ऑफ़ लिसनर जो है वो बहुत कुछ रिसीव कर रहे हैं, ये जाना जाता है ओरल प्रेजेंटेशन के तौर पर। सो विजुअल एड्स की अगर हम बात करें, सो यूज़ करें आप विजुअल एड्स को कॉन्फिडेंशियली तौर पे। मेक श्योर करें कि आप अलाउ कर रहे हैं अपनी ऑडियंस को कि इतना टाइम दे रहे हैं कि वो एब्जॉर्ब करें इन्फॉर्मेशन फ्लिप चार्ट से और ट्रांसपेरेंसी से। सो विजुअल एड्स है क्या, असल में कुछ विजुअली तौर पे उनको दिखाया जाए ना, मतलब एक तरफ तो आप ऑरली तौर पे कम्युनिकेट तो कर रहे हैं, लेकिन साथ में उनको विजुअली तौर पे भी दिखाया जाए, तो इससे उनको कम्युनिकेट करने में आसानी होगी, वो समझेंगे। उनके साथ जब कम्युनिकेट किया जाएगा तो वो और अच्छी तरह समझेंगे कि एक तरफ तो बोला जा रहा है और साथ में कुछ दिखाया भी जा रहा है उनको, तो उससे वो और अच्छी तरह से समझेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।